Assalamu alaikum ladies and gentlemen. I hope you all are doing great. आज का जो हमारा लेक्चर है that is about Code of Civil Procedure 1908. वैसे तो जो CPC है 1908 उसके अंदर एक सेक्शन पार्ट है, दूसरा ऑर्डर पार्ट है, और ऑर्डर जो है उसके अंदर रूल्स हैं। आज हम उनका सेक्शन पार्ट को शुरू करेंगे, लेकिन आज मैं वो वाले सेक्शंस को हम गो थ्रू करेंगे जो कि सी लॉ और लॉग एक्ट से रेलेवेंट है, और हम वो उन सेक्शंस को पढ़ेंगे। वैसे तो जो उनके पहले कुछ सेक्शंस हैं उनमें डेफिनेशन क्लॉजेस हैं। सेक्शन 2 जो है उसके अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस वगैरह हैं, और सेक्शन 1 जो है उसके अंदर बेसिकली टाइटल और उसके बारे में लिखा हुआ है कि कब CPC 1908 जो है वो फोर्स में आया। बल्कि ये एक अच्छी एक मैं डिस्टिंक्शन इसमें बताता चलूँ। वैसे तो हम लोग कहते हैं जी कि ये CPC 1908 है, और अगर हम टाइटल मतलब कि जो जब एक्ट खोलते हैं उसके ऊपर देखें तो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है 21 मार्च 1908। लेकिन अगर आप जब सेक्शन 1 को पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी देता हूँ कि दिस एक्ट मे बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यानी कि जो इसका टाइटल है वो यही है, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। लेकिन जो उसके साथ सेक्शन 1 क्लॉज 2 लिखी हुई है वो है इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। यानी कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है वो फोर्स में कब आएगा, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब शुरू होगी, वो होगी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 से, यानी कि 1 जनवरी 1909 से। और उसका जो तीसरा पॉइंट है वो है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पूरे मुल्क के लिए जो है पूरे मुल्क में CPC जो है 1908 वो 1 जनवरी 1909 से एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 जो है वो बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज है, उसके अंदर कोड, डिक्री, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और इस तरह की दीगर जो डेफिनेशंस हैं वो दी गई हैं, और फर्दर ऑन। लेकिन आज के लेक्चर का जो मैं एक रखना चाह रहा हूँ एम्फेसिस, वो है जो लॉग एक्ट और सी लॉ के मुताबिक जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये पहले वाले भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, लेकिन ये जो सेक्शन 47 है, 75 है, 96 है, 104, 115 और 151, ये तमाम सेक्शंस जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं सी लॉ और लॉग एक्ट की अगर तरीके से देखा जाए। वैसे इसके कोर्स के अंदर सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 12 तक है, फिर सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक है, और फिर ये जितने मैंने बाकी सेक्शंस बोले वो हैं। ये 1 से लेके 20 वाले जो सेक्शंस हैं हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है हम लोग वो सेक्शन 47 CPC 1908 से शुरू करेंगे। जो सेक्शन 47 है वो है क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। सेक्शन 75 जो है वो है पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू कमीशन। सेक्शन 96 जो है दैट इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सेक्शन 104 जो है दैट इज ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, और सेक्शन 115 है रिवीजन का, और सेक्शन 151 जो है वो है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। तो जी हम शुरू करते हैं सेक्शन 47 से CPC 1908 का, जो कि है क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग
डिक्री। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डिक्री क्या है। जो डिक्री होती है वो होती है कि व्हेन एनी सिविल कोर्ट, जो भी सिविल कोर्ट जो है, जब वो अपना फाइनल डिसीजन दे देता है तो वो जो दैट डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज बेसिकली कॉल्ड द डिक्री ऑफ द कोर्ट। और सेक्शन 2 के अंदर जो है डिक्री की डेफिनेशन भी दी गई है। इसको सेक्शन ये मैंने डिक्री का इसलिए बताया ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो, क्योंकि सेक्शन 96 भी डिक्री से रिलेटेड है और जो सेक्शन 104 है वो ऑर्डर से रिलेटेड है। बहरहाल उसको हम बाद में देखते हैं। तो बेसिकली जो फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट है सिविल कोर्ट का, उसको कहेंगे जी हम कि ये है डिक्री ऑफ द कोर्ट। अब हमने क्या देखना है कि क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। अब एग्जीक्यूटिंग द डिक्री का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट ने एक डिक्री, एक फाइनल डिसीजन जो है वो पास कर दिया है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो उस डिक्री के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। यानी कि उसको जो कोर्ट ने डिक्री पास की है उसके मुताबिक दूसरी पार्टी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। तो फिर जो बंदा है जिसके हक में फैसला हो गया है वो उसी अदालत में जाके कहेगा कि जी मैं आपका ये जो डिक्री आपने पास की है उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं है। तो फिर बेसिकली मैं पढ़ भी देता हूँ जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representatives and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit। यानी कि in relation to execution, discharge or satisfaction of the decree, जो कोर्ट है जिसने डिक्री दी है वो ही एग्जीक्यूट करवाएगा उस डिक्री को। उसके लिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए एक सेपरेट सूट की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो ही उसको एग्जीक्यूट भी करवाएगा। जो दूसरा पॉइंट इसके अंदर है, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और jurisdiction treat a proceeding under this section as a suit or a suit as a proceeding and may if necessary order payment of any additional court fees। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो एक सूट को यानी कि सिविल सूट को एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं या एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग्स को सूट में कन्वर्ट करते हैं। और जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग है, कोर्ट जो है वो एडिशनल कोर्ट फीस जो है वो भी डिमांड कर सकती है। इट इज़ कम्प्लीटली द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट कि वो कोर्ट फीस लेती है या नहीं। तो इसमें जो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि इसके लिए डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक सेपरेट सूट की ज़रूरत नहीं होती। और इन रिलेशन टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री, जो कोर्ट है उसने एग्जीक्यूशन भी करवानी है। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर यही है कि जो कोर्ट डिक्री, एक फाइनल डिक्री पास कर देती है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो एक सेपरेट सूट की ज़रूरत नहीं है। वो कोर्ट जो है वही एग्जीक्यूट भी करवाएगा डिक्री को, और कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो एडिशनल कोर्ट फीस चार्ज करे या ना करे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सेक्शन 75 की तरफ। सेक्शन 75 जो है वो डील करता है पावर ऑफ कोर्ट्स टू इशू कमीशंस।
अब इसके अंदर आपने अक्सर सुना होगा अदालतों में कहते हुए लोगों को कि जी इसमें हम लोकल कमीशन, इस केस में हम लोकल कमीशन अपॉइंट करवा देते हैं। लोकल कमीशन का क्या मकसद होता है, या कोर्ट भी कई दफ़ा लोकल कमीशन अपॉइंट कर देती है। लोकल कमीशन का मकसद होता है कि अब अदालत तो बेसिकली हर जगह जाके प्रैक्टिकली नहीं देख सकती, जज साहब उठ के जाएं जी कि फलानी जगह पे ये वाकई हकीकत है या नहीं है। उसके लिए एक लोकल कमीशन अपॉइंट कर दी जाती है कि वो लोग वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जो सच है और जो प्रैक्टिकली वाकई उस सिचुएशन पे हो रहा है वो आके अदालत को बताएं, और फिर अदालत का काम है कि उन फाइंडिंग्स के ऊपर जो कि कमीशन लेके आई है उसके ऊपर फैसला करें। और अब मैं आपको 4 ऐसी सिचुएशंस बताता हूं जिसके अंदर लोकल कमीशन जो है वो अपॉइंट की जा सकती है, और वो 4 सिचुएशंस हैं और ये जो एक्ट है उसके अंदर भी मौजूद हैं, यही 4 सिचुएशंस मौजूद हैं। सो the 4 situations in which a local commission can be issued are to examine any person, to make local investigation, to examine or adjust accounts, और चौथा है to make a partition। ये 4 बेसिक चीज़ें जो कि इस सेक्शन के अंदर है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि लोकल कमीशन का बेसिकली मकसद क्या होता है। अब हम आ जाते हैं जी सेक्शन 96 की तरफ, विच इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अब मैंने अभी आपको पहले बताया जी कि डिक्री का मतलब होता है फाइनल डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट। अब सवाल ये आता है सेक्शन में कि ओरिजिनल डिक्री का क्या मतलब है। अब ओरिजिनल डिक्री होती है, और फिर बेसिकली ओरिजिनल डिक्री वो डिक्री है जो पहली दफ़ा अदालत अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है, उसको हम कहते हैं जी ये है ओरिजिनल डिक्री। और जो मतलब कि हायर अथॉरिटी जो फिर डिसीजन दूसरा आता है उसको हम कहते हैं एपेलेट डिक्री। लेकिन अभी आप उसके साथ कंफ्यूज ना करें, हमारा बेसिक जो मकसद है उसका ओरिजिनल डिक्री से रिलेटेड है सेक्शन का, क्योंकि इसके अंदर है जी अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अब इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल, यानी कि एवरी ओरिजिनल डिक्री इज अपीलेबल। और अगर हम इसको वो ऑर्डर का भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ साथ में, बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। ये एक लाइन जो है ये याद रख लें कि एवरी ओरिजिनल डिक्री इज अपीलेबल बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि एवरी डिक्री कमिंग फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री इज अपीलेबल बट एवरी एपेलेट डिक्री इज नॉट अपीलेबल, राइट। तो ये एक छोटी सी डिस्टिंक्शन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और इसका मैं सेक्शन में से पार्ट भी पढ़ देता हूँ। वो है कि सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन to the court authorized to hear appeals from the decision of such court। वही वाली बात हो गई कि every decree, every original decree is appealable। नंबर 2 बात जो इस सेक्शन के अंदर होती है कि an appeal may lie from an original decree passed ex parte। ये तो वैसे ही आपको समझ आ गई होगी कि जो एक्स पार्टी डिक्री होती है वो भी अपीलेबल है। और जो तीसरी ज़रूरी बात है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। यानी कि कंसेंट डिक्री क्या होती है
वो डिक्री जो कि पार्टीज़ की मशावरत से की गई हो, यानी कि पार्टीज़ की कंसेंट से पार्टीज़ उस डिसीजन उस डिग्री को मान रही हैं। तो कंसेंट या जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री कंसेंट डिग्री तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। तो कंसेंट या कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री इज़ नॉट अपीलेबल। क्यों अपीलेबल नहीं है? क्योंकि वो तो आप ही के कहने पे डिग्री उस तरह की पास हुई है ना, दोनों पार्टीज एग्री कर रही थी उस पॉइंट पे, इसलिए वो वाली डिग्री पास की गई। तो कंसेंट या कॉम्प्रोमाइज डिग्री आर नॉट अपीलेबल। तो ये चीज़ें हो गई जी। आगे हम लोग अगर देखें तो आ जाता है सेक्शन 104। अब सेक्शन 104 क्या कहता है? ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। और मैंने क्या बात आपको कही थी कि एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। ठीक है जी। अब एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, फिर कौन से ऑर्डर्स हैं जो अपीलेबल हैं, हम वो देख लेते हैं। तो वो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर जो ऑर्डर हो जाए उसकी अपील हो सकती है। सबसे पहले है एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 35A, वो अपीलेबल है। सेक्शन 47 के अंडर अगर कोई ऑर्डर पास किया गया हो, एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 95, और कोई ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर अरेस्ट या पेनल्टी के बारे में जिक्र के हवाले से ऑर्डर पास किया गया है, ये ऑर्डर्स जो हैं ये अपीलेबल हैं। और इसके अंदर मैं सेक्शन पार्ट भी पढ़ देता हूँ। एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी लॉ फ्रॉम द टाइम बीइंग इन फोर्स फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स। और फिर आगे इन्हीं सेक्शंस की लिस्ट दी गई है कि ये सिचुएशंस होंगी। तो ऑर्डर्स ये ऑर्डर्स जो हैं ये अपीलेबल हैं, राइट जी। फिर हमारा आ जाता है सेक्शन 115 सेक्शन 115, जिसके अंदर जिक्र है रिवीजन का। अपील की बात हो गई, अब हम करेंगे रिवीजन की बात। जब कोई अपील नहीं रह जाती या कुछ जिन सिचुएशंस में अपील नहीं हो सकती, उस सिचुएशन में फिर रिवीजन आएगी। और रिवीजन कौन कौन सी अदालतें कर सकती हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर हम अपने खाली मैं सेक्शन के मुताबिक पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर है हाई कोर्ट जो है वो इट हैज द पावर्स कि वो रिवीजन को कर सके। अब रिवीजन कौन कौन कर सकता है? एक तो रिवीजन कैन बी मेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ और बाय द पार्टी हु इज एग्रीव्ड, यानी कि उसके खिलाफ नीचे से उसके खिलाफ फैसला आ गया, अब वो रिवीजन फाइल कर रहा है कि मुझे एक और मौका दिया जाए सुनने का। तो रिवीजन कैन बी मेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ और बाय द एग्रीव्ड पार्टी। अब इसके अंदर ये है कि एग्रीव्ड पार्टी जो है इट हैज टू फाइल द रिवीजन इन 90 days। और उसके अंदर क्या क्या अटैच करना है? एक तो आपकी प्लीडिंग क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और जो ऑर्डर आया है सबऑर्डिनेट कोर्ट का वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके एक रिवीजन फाइल करनी है विद इन 90 days। तो ये जो है ये है बेसिकली सेक्शन 115 रिवीजन के बारे में। अब हम देखते हैं जी आखिरी सेक्शन, वो है सेक्शन 151 और वो क्या कहता है? सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। मैं सेक्शन को पढ़ देता हूँ बिकॉज एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। और ये सेक्शन क्या कहता है कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, इसमें से बेसिकली हम लोग
जो अल्फाज हैं इन लाइनों में से निकालते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है कि टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, और दूसरा है टू स्टॉप मिस यूज ऑफ पावर्स, या प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो टू मीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस and to stop misuse of the power of the courts, the court has the inherent power to take action so that there is no misuse of the powers of the court। तो इसके अंदर बेसिकली यही दो चीज़ें कि एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए और प्रिवेंट करें अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, इन चीज़ों को बचाने के लिए कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर है कि वो कोई फैसला सुनाए ताकि इन दो चीज़ों से बचा जा सके। तो जी ये था हमारा सेक्शन 151 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। तो अब इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 47 है क्वेश्चंस टू बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, यानी कि इसके लिए हमें कोई सेपरेट सूट की ज़रूरत नहीं है, जो कोर्ट ने जिसने डिक्री पास की है वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी होगा। सेक्शन 75 है पावर्स ऑफ द कोर्ट टू इशू कमीशन। इसके अंदर हम लोग ने लोकल कमीशन को देखा। लोकल कमीशन किन चार सिचुएशंस में हो सकती है? टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, और टू मेक अ पार्टीशन। इन चार सिचुएशंस के अंदर हम लोग लोकल कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 96 क्या कहता है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के अंदर हम लोग ने तीन चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ ये थी कि जी एवरी डिक्री कमिंग फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री, एवरी डिक्री इज अपीलेबल बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखी थी कि अपील कैन बी मेड फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टी। तीसरी चीज़ ये थी कि कंसेंट या कॉम्प्रोमाइज डिक्री होगी दैट इज़ नॉट अपीलेबल। फिर हम लोग ने पढ़ा जी सेक्शन 104 विच इज़ ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज। इसके अंदर क्या था कि एवरी ऑर्डर इज़ नॉट अपीलेबल, लेकिन जो कैटेगरीज दी गई हैं वो ऑर्डर्स जो हैं अगर अंडर सेक्शन 35A दिया गया है, अगर सेक्शन 47 के अंडर ऑर्डर दिया गया है, अगर सेक्शन 95 के अंडर ऑर्डर दिया गया है, या एन ऑर्डर कंटेनिंग अरेस्ट ऑफ पेनल्टी अपील पेनल्टी, तो अपील कैन बी मेड। फिर सेक्शन 115 आ जाता है जी रिवीजन के बारे में। तो रिवीजन के अंदर हम लोग ने पढ़ा था कि जिधर अपील नहीं होती उधर फिर हम लोग रिवीजन अप्लाई कर देते हैं। रिवीजन कैन बी मेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ और बाय द एग्रीव पार्टी, और एग्रीव पार्टी की को 90 दिन के अंदर अंदर अपील को रिवीजन को फाइल करना है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा जी सेक्शन 151 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, और उसके अंदर यही है कि टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर्स ऑफ द कोर्ट एंड टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। अदालत को कोर्ट को एक पावर दी गई है कि इन चीज़ों से मिस यूज से बचाया जा सके। तो ये थे जी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो कि लॉ एक्ट और सी लॉ से रिलेटेड हैं। बाकी के हम सेक्शंस को हैं वो इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एंड फॉर नाउ ये जो सेक्शंस हैं ये लॉ एक्ट और सी लॉ के से काफ़ी रेलेवेंट है। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड होपफुली you have a better understanding of the acts now, of the sections now. So see you in the next lecture. Thank you.